तो आज हम लोग बोल रहे हैं कि एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। कल आपको बताया था कि आज तो बेसिक्स तो हो गया है कंप्लीट। तो न्यू चैप्टर जो हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो क्या है, वैसे तो आप लोग का इंटर में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है, पर मैं ये मान के चलता हूं कि ना तो आपको वो आता है, और प्लस यहाँ का जो लेवल है वो ऑब्वियसली इंटर के लेवल से काफी हाई रहता है। तो इसलिए मैं तो ना पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपको लगे कि सर हमको ये आता है, तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आंसर दे देना बस उसका, ठीक है। बट मैं तो ये मान के चलूंगा कि मुझसे पढ़ने आए हो तो मैं तो पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम करते क्या है? जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? सर वेरिएंसेस कंप्यूट करना। सभी को याद होगा कि हम लोग ना सर इसमें वेरिएंसेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या है कि हर कंपनी जो है ना, वो जब भी बिजनेस करती है तो सबसे पहले वो एक बजट बना लेते हैं ना। कोई भी कंपनी है अगर वो बिजनेस कर रही है तो सबसे पहले इट विल मेक अ बजट, एक प्लान बनाती है कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले साल में। तो मान लो मैं भी आपको एक बजट की डिटेल देता हूं ना। तो बजट है हमारा कि ना कंपनी जो है वो 10,000 यूनिट्स बेचेगी। ऐसा हमने बजट किया था कि कंपनी 10,000 यूनिट बेचेगी, और सेल हम मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की हम मान रहे थे। अच्छा, कॉस्ट की बात करें तो हमने मान लिया कि मटेरियल जो है वो हमारा 40,000 का लग रहा था, लेबर हम लोग का 30,000 का लग रहा था, और ओवरहेड आप समझते हो, मैंने आपको बेसिक में भी रिकॉल करा दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो 20,000 का लग रहा था, ऐसा हमने सोच लिया था, हमने ऐसा बजट बना लिया था कि 40 का मटेरियल लगेगा, 30 का लेबर लगेगा, 20 का ओवरहेड लगेगा। टोटल कॉस्ट हमने सोची थी 90,000 लगेगी, और प्रॉफिट आ जाएगा कितने का? 10,000 का। कल एक हिंट भी दिया था प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो वैसे तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाता है। क्योंकि मैंने वेरिएबल फिक्स अलग अलग नहीं बताया आपको, तो मैंने एक साथ माइनस करके प्रॉफिट निकाल दिया। तो मतलब मेरी कंपनी ने ये बजट बना रखा है कि हाँ हम लोग 1,00,000 की सेल करेंगे और उसपे 10,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? कंपनी ने एक्चुअल में काम करना शुरू किया, और अगर कंपनी ने एक्चुअल में काम करना शुरू किया तो कंपनी ने 12,000 यूनिट बना दिए, 12,000 यूनिट बना के बेच दिए, और सेल जो है कंपनी की वो 1,32,000 हो गई, और मटेरियल जो है वो 50,000 का लग गया, और लेबर जो है वो 40,000 का लग गया, ओवरहेड 28,000 के लग गए। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 14,000। तो 1,18,000 पूछ रहा हूं मैं, कॉस्ट पूछ रहा हूं। 1,18,000 1,18,000 1,18,000, हाँ, और प्रॉफिट आप बोल रहे हो बिल्कुल 14,000। तो ना हुआ क्या, हमारी कंपनी ने जितना बजट किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया कंपनी में। एक्चुअल में 14,000 का प्रॉफिट हो गया, सोचा तो हमने सिर्फ 10,000 का था। तो बताओ क्या मेरे प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया जितना हमने सोचा था उससे? यस सर। तो आप बोलोगे सर अच्छा ही है ना, आ गया तो 4,000 रुपए सर ज्यादा ही आया है, और ज्यादा को आप लोग बोलते थे फेवरेबल।
कि हमारा 4,000 का सर प्रॉफिट ज्यादा है, तो अच्छी बात है ना सर, ये तो खुशी की बात है, फेवरेबल है सर कंपनी के लिए। तो मैं ये तो समझ गया कि हाँ ये फेवरेबल है, पर मुझे आप बता सकते हैं कि ये फेवरेबल क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे, फेवरेबल क्यों आ गया अपना प्रॉफिट, बोलो। ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, 10,000 ही सोचा था अपन ने। हाँ मतलब आप बोल रहे हो कि सर हमारा वॉल्यूम 2000 बढ़ गया सर, तो 2000 ज्यादा यूनिट्स बनाया सर हमने, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। और बोलो, क्या सिर्फ 2000 वॉल्यूम ज्यादा बनाने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है? तो सर उससे सर सेल सेल्स भी ज्यादा हुई है ना, सेल्स भी बढ़ गई। हाँ सेल वही ना, 2000 ज्यादा बेचा है तो सेल बढ़ी ना। सर और फिर इसकी वजह बस, से कॉस्ट भी ज्यादा लगी। हाँ कॉस्ट भी तो ज्यादा लगी होगी फिर। तो एक्चुअली इन्हीं सब बातों को आप बोलते थे वेरिएंसेस। ये जो आप मुझे बता रहे हो ना, इन्हीं को तो हम लोग वेरिएंसेस बोलते थे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये प्रॉफिट में वेरिएशन आ रहा है ना, प्रॉफिट वेरिएंस आ रहा है 4,000 का, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारे कॉस्ट में वेरिएंसेस है, हमारी कॉस्ट उतनी नहीं लगी जितना हमने सोचा था, ठीक है ना। और दूसरा हमारी सेल्स में वेरिएंसेस है, बिल्कुल यही तो हम पढ़ते थे कि प्रॉफिट अगर फर्क चेंज हो रहा है तो किस वजह से, तो या तो कॉस्ट में फर्क है और या फिर सेल में फर्क है। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट में कौन से वाले कॉस्ट में फर्क बता रहे हो, मटेरियल में बोल रहे हो, लेबर में बोल रहे हो, या ओवरहेड में बोल रहे हो? सर तीनों किसमें डिफरेंस बोल रहे हो आप लोग? तीनों में ही है सर। मतलब मतलब तीनों में ही है, में तो हुआ है बिल्कुल चेंज तो। कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पहला होता है आपका मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस। दूसरा होता है लेबर वेरिएंसेस, और तीसरा होता है ओवरहेड वेरिएंसेस, और फिर चौथा आपका होता है सेल्स वेरिएंसेस। यही वेरिएंसेस तो आप लोग सीखते थे इंटरमीडिएट में कि मटेरियल वेरिएंस निकालो, लेबर वेरिएंस निकालो, ओवरहेड वेरिएंस निकालो। सेल्स वेरिएंस पढ़ाया था क्या वैसे? हाँ ओवरहेड तो ठीक है, पर सेल्स वेरिएंस था क्या इंटरमीडिएट सर में? पढ़ा था, ये पढ़ाया सर था है। सर। सर तो पढ़ाते हैं, बाकी कभी वो कोर्स में ऐड कर देते हैं, कभी वो कोर्स में हटा देते हैं, ऐसे चलता रहता है सेल्स वेरिएंस में। तो खैर मैं तो सारे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अपने लिए तो काम का है ही। तो मैं तो बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको इस एग्जांपल से कि हम ये वेरिएंस निकालते ही क्यों थे। ये तो ठीक है सर कि वेरिएंस निकालते थे, बट व्हाट इज द रीजन? तो मैं वो रीजन समझाना चाह रहा हूँ। हमको जानना है कि हमारे प्रॉफिट में वेरिएंस क्यों आया। हर कंपनी एक बजट बनाती रहती है, हर कंपनी अपना एक्चुअल मेजर करती है, तो वो ये देखती है यार जितना सोचा था उससे तो कम प्रॉफिट आ रहा है, या जितना सोचा था उससे तो ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो इंटरमीडिएट लेवल में तो आप क्या करते थे, बस आप इसको टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ लेते थे बस कि हाँ मटेरियल वेरिएंस ऐसे निकालना है, लेबर वेरिएंस ऐसे निकालना है। पर फाइनल लेवल बोलता है कि ये सब कंबाइन किया जाता है, इन सबको क्यूमुलेट किया जाएगा और तब जाके बनाएंगे एक प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कि हमारा जो बजट प्रॉफिट था और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उसको रिकंसाइल करके बताओ। यही हमारा एक्चुअली फाइनल में टॉपिक है, रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो रिकंसाइल करके बताओ कि जो तुमने सोचा था उससे तुम्हारा एक्चुअल अलग कैसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएंसेस निकालेंगे और इनको पुट कर देंगे उस स्टेटमेंट के अंदर, तो अपना प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंसेस नहीं निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट का रिकंसिलेशन सीखते हैं। सबको क्लियर है? सर कॉपी कर लो, एग्जाम्पल लिख के कॉपी कर लो।
हो गया कॉपी? सर यस सर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ऐसा पूछते हैं सर, सर आपकी स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। सबको ऐसा लग रहा है नो नहीं सर। हो रही है। या आपकी तरफ से इंटरनेट इशू होगा? एग्जिट नहीं करके सर, हो गई। कर लो। हो गया हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसा पूछते हैं कि सर इस चैप्टर का नाम फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों हुआ? कर रहे हम लोग रिकंसिलेशन, ठीक है, कर रहे हैं हम लोग वेरिएंस की कैलकुलेशन, तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं इसको? तो उसका आंसर ये है कि आप लोगों ने क्योंकि इंटर में पढ़ा हुआ है तो मैं उसको यूज कर सकता हूं कि आपको ध्यान होगा जब हम एक्चुअल को कंपेयर करते थे, तो मुझे बताओ हम बजट से कंपेयर करते थे या स्टैंडर्ड से? याद दिलाओ मुझे। मटेरियल वेरिएंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना? सर स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से करते थे। से हम एक्चुअल से कंपेयर नहीं करते थे, अब सॉरी बजट से कंपेयर नहीं करते थे, हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करते थे अपने एक्चुअल को। और मुझे बताइए वो जो स्टैंडर्ड होता था वो आप लोग को गिवन होता था या आप निकालते थे? गिवन ही होता था सर सर। गिवन भी होता था। गिवन भी होता था, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो कुछ क्वेश्चन में दे देते थे, पर नॉर्मली क्या सच लगता है, बजट Compute दिया हुआ करके। होता था या स्टैंडर्ड दिया हुआ होता था? बजट। सर बजट। हमें पहले से क्या पता होता है, हमारा बजट, कि हाँ प्लान तो पता ही होगा ना कि क्या सोचा था, पर क्या है स्टैंडर्ड अलग होता है। तो बेसिकली इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पूरा नाम हमको बोलना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। दैट इज पहले स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना, और फिर उसका वेरिएंसेस निकालना, उसको बोलेंगे वेरिएंस एनालिसिस करना। तो द कंप्लीट नेम ऑफ दिस चैप्टर शुड हैव बीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है ना? तो ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस वो बोलते नहीं है पर हम कर देते हैं, बाकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर्टिकुलरली मतलब है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है ना? चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ना मैं टॉपिक 1 लेके चलता हूं, लिखना मत आप लोग अभी कुछ, है ना, जब मैं बोलूं तब लिखना। टॉपिक 1 लेते हैं, मान लो मटेरियल वेरिएंसेस की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो मेरा ना ये मशीन है, ये एक मशीन है मेरे लिए, इस मशीन के अंदर हम क्या डालते हैं बताओ? मशीन के अंदर क्या डालेंगे? रॉ मटेरियल। मटेरियल मत बोलना, डायरेक्ट मटेरियल बोलना, है ना, क्योंकि अपन ने बेसिक में पढ़ लिया कि मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को तो ओवरहेड बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? डायरेक्ट मटेरियल। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, जब मैं मटेरियल वेरिएंस पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ, है ना? अच्छा, फिर हम इसमें डायरेक्ट मटेरियल यानी ये बोल सकता हूँ इनपुट डालते हैं और उससे हम लोग का आउटपुट क्रिएट होता है। तो क्या हुआ, मैंने ना 100 किलो डाला रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, है ना, और 1 किलो 5 रुपए का था, तो मतलब एक तरह से अमाउंट वाइज बोले, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस्ट की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट, कॉस्ट मॉनेटरी वैल्यू में बोलते हैं ना। 100 किलो कॉस्ट नहीं होती है मेरी, पर 100 किलो 5 रुपए का है, यानी 500 रुपए मेरी कॉस्ट है। तो 100 into 5 यानी 500 रुपीज जो है ये हमने इनपुट डाल दिया, मटेरियल डाल दिया ना, और उससे प्रोसेसिंग हुई मशीन के अंदर, और उससे मेरा आउटपुट क्रिएट हुआ। तो मान लो कि 10 यूनिट बना ना, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, तो 500 रुपए का मैंने मटेरियल डाला और इससे मेरे 10 यूनिट बाहर बन के आ गए। तो मुझे बताओ ये जो 10 यूनिट मेरे बने, इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी बोलोगे? सर 500 होगी। 500, और 500। लेबर भी तो लगेगा, ओवरहेड भी तो लगेगा, तो वो सब भूल जाओ अभी,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं टॉपिक 1 मटेरियल वेरिएंस। तो मतलब भूल जाओ कि कोई लेबर लगता है, भूल जाओ कि कोई ओवरहेड लगता है, सिर्फ यही लगता है। तो अब बताओ 10 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी? सर 500। 500। अच्छा, अब ये एक्चुअली हुआ नहीं है, ये तो हमने सिर्फ सोच रखा था कि ऐसा होगा, यानी हमारा बजट था ये। फिर क्या हुआ एक्चुअल में मैंने इस मशीन के अंदर मटेरियल डाला। तो क्या है कि हमने ना 1200 किलो मटेरियल डाल दिए इसमें। एक्चुअल में सोचा था 100 किलो डालेंगे और 5 रुपए का 1 किलो आ जाएगा, और क्या 500 रुपए में काम हो जाएगा, 10 यूनिट तैयार। मैंने एक्चुअल में 1200 किलो डाल दिया मटेरियल, और 1200 किलो डाल दिया और एक मटेरियल मान लो 6 रुपए का आया, तो यानी 7200 रुपीस की कॉस्ट मैंने इसमें लगा दी। वरना आउटपुट कितना आया? तो आउटपुट 10 यूनिट नहीं आया, आउटपुट 120 100 यूनिट्स आया। 100 यूनिट बन गए मेरे। हाँ, किसी ने बोला कितने आने चाहिए थे यहाँ पे? 120 ऋतिक 120। तो अब आने चाहिए तो पता नहीं, आया इतना ही, आया तो 100 ही। ठीक है, मैंने 1200 किलो मटेरियल डाला तो मेरे तो 100 ही बने। तो मुझे बताओ ये 100 यूनिट जो बने इसकी कॉस्ट कितनी बोलोगे? सर 7200। 7200। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मेरे 500 रुपए लगेंगे और 10 यूनिट बन जाएंगे, और क्या। मेरे एक्चुअल में 7200 रुपीज लग गए। तो बताओ क्या मैं बोलूं कि मैंने 6700 रुपीज ज्यादा लगा दिए? बोलो। सोचा था 500 रुपए में काम हो जाएगा और मैंने तो यहाँ पर 7200 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो क्या मैं बोलूं कि 6700 रुपीज ज्यादा स्पेंड कर दिया आपने? नो सर, सर बेस इक्वल नहीं है ना सर, 10 Yes, sir. यूनिट्स है और नहीं यहाँ पे बोल सकते। 100 यूनिट्स है। याद आ रहा है सबको यस सर। कि सर ये तो कंपेयर ही नहीं नहीं हो हो सकता। सर। माना 6700 ज्यादा लगा है, पर ये भी तो देखो सर, क्वांटिटी भी तो ज्यादा बनी है सर, आउटपुट भी तो ज्यादा बना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, बेस वाली जो आपने बात करी कि सर बेस सेम नहीं है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक क्विज कंपटीशन करा दिया जाए, है ना, ठीक है, सचिन सर की क्लास में, मतलब उनके इंस्टीट्यूट में क्विज कंपटीशन रख ले। तो बोले सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल, तीनों स्टूडेंट्स की एक टीम बना लेते हैं अलग अलग, और तीनों के बीच में क्विज कंपटीशन रखवा देते हैं। तो बताओ क्या आपको वो कंपटीशन फेयर लग रहा है? नो सर। कौन जीतेगा? फाइनल फाइनल वाले जीतेंगे सर। क्यों? मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं सीएमए सब्जेक्ट में से पूछूंगा। हाँ सर, वही तो, वो टॉपिक नहीं बताया आपने इसका। चलो ऑब्वियसली बात है, अगर फाउंडेशन इंटर और फाइनल में सीएमए इंस्टीट्यूट में करा रहा हो तो उसी सब्जेक्ट की बात कर रहा था। खैर मैं सही बोल रहे हो आप लोग, फाइनल वाले ही जीतेंगे सर। सर हमको नॉलेज ज्यादा है उनसे, तो मतलब हम तो जीतेंगे ही सर। तो मतलब ये कंपटीशन ही गलत हुआ ना, ये तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ इनके बीच में। फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल के बीच में कंपैरिजन करोगे तो फाइनल वाले ही हमेशा सक्सीड करेंगे। तो मतलब जो आप बोल रहे थे ना कि बेस सेम नहीं है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि नॉलेज लेवल सेम नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए बिल्कुल कुछ सिमिलैरिटी भी होनी जरूरी है। हम बोल रहे हैं कि हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, पर कुछ सिमिलर सा दिखे तब तो कंपेयर करें उन दोनों को, वरना कंपेयर क्या करें। एक और एग्जांपल देता हूँ, रेस होती है ना, रेसेस तो अपन समझते हैं ना कि जैसे ओलंपिक्स में रेसेस होते हैं इतने सारे। क्या कभी ऐसा होता है कि एक कॉम्पिटिटर और दूसरे कॉम्पिटिटर को बोला जाए तुम तो 100 मीटर भागना और तुम 200 मीटर भागना, और जो जीतेगा, जो जल्दी पहुंचेगा उसको विनर मान लेंगे? नो सर। नो नहीं ना, सर। डिस्टेंस सेम होना जरूरी है। दो जनों में कौन फास्ट है ये कंपेयर करने के लिए उनके बीच का डिस्टेंस सेम होना जरूरी है। तो मतलब आई एम अगेन हाईलाइटिंग माय पॉइंट, कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ सिमिलैरिटी भी होना जरूरी है। हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है,
पर कुछ सिमिलैरिटी भी तो बताओ इन दोनों में, तब तो डिफरेंस निकाल के बताऊं मैं। समझ रहे हो क्या? जिसको आप लोग सही बोल रहे हैं सर बेस सेम होना जरूरी है। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं किसे बेस बनाऊं, किसको सेम करूं, इनपुट को या आउटपुट को? आउटपुट को है ना। एक्चुअली सोचा जाए तो इनपुट का ही तो वेरिएंस निकालना है। मैंने क्या बोला, मटेरियल जो हम यहाँ लगा रहे हैं वो इनपुट है मेरा, तो मुझे मटेरियल का ही तो वेरिएंस निकालना है। तो मतलब इनपुट में कितना ज्यादा लगा, इनपुट में कितना कम लगा, ये निकालना है। तो मैं इनपुट को तो सेम नहीं मान सकता ना, तो सेम किसको मानूंगा मैं? आउटपुट को। तो दैट इज आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर अगर 10 यूनिट है और यहाँ आपका आउटपुट जो है वो कितना है, जल्दी बोलिए, यहाँ आपका आउटपुट कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट। तो हम बोलेंगे ये तो 10 यूनिट की कॉस्ट है, वो तो 100 यूनिट की कॉस्ट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनके बीच में। The base is not same, the output is not same. तो फिर कंपेयर करे नहीं क्या, निकाले ही नहीं, बोले नहीं नहीं फिर वेरिएंस मत निकालो, खत्म करो। हम करेंगे पर हम बेस सेम बनाएंगे, ठीक है। और जब आप बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप आउटपुट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को फिर हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड। कि अच्छा एक्चुअल ये हो गया, बजट ये हो गया, तो अब क्या नाम दे तीसरा? तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या सर? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है वैसे? स्टैंडर्ड का मतलब होता है रिवाइज्ड बजट। आपको अपने बजट को रिवाइज करना है। मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ो मैंने क्या बोला, आप बताना मुझे। मैंने बोला ये दोनों तो कंपेयर नहीं हो सकते, इनको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। कंपेरेबल बनाने के लिए हमने बोला आउटपुट सेम करो। तो क्या लगता है आपको, मुझे यहाँ पर आउटपुट 10 यूनिट्स रखना है या आउटपुट 100 यूनिट्स रखना है? सर 100। 100 मैं बोलूंगा 100 के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। तो मतलब हम बोलेंगे आउटपुट 100 यूनिट ही रहने दो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पता लगाओ कि कितना मटेरियल लगना चाहिए। तो मुझे बताओ 100 यूनिट अगर हम बना रहे हैं, उसमें लगाया तो हमने 1200 किलो है, मुझे बताओ लगना कितना चाहिए? 1000 तो आपने क्या किया, आपने बजट के बेसिस पे ही तो बताया 1000। तो मतलब मैं बोलूं आप बजट को ही तो रिवाइज कर रहे हैं, आपने अपने एक्चुअल को तो नहीं डिस्टर्ब किया। आपने ये तो नहीं बोला सर एक्चुअल को चेंज कर दो, सर इसको 10 यूनिट का बना दो, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जो हो गया उसको थोड़ी ना बदल सकते। पर जो हमने सोचा था, क्या उस सोच को बदला जा सकता है? हाँ सर, है ना। सिंपल बोलते नॉर्मली कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है, पर जो सोच रहे थे उसको तो चेंज कर लो। तो एक्चुअल कभी चेंज नहीं होगा, चेंज हमेशा क्या होगा, हमारा बजट। कि आपने ये प्लान किया था ना, मेक अ रिवाइज प्लान। अगर आपने बजट किया था, मेक अ रिवाइज बजट, तो बस वो रिवाइज बजट को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड मुझे गिवन नहीं है, वो स्टैंडर्ड मुझे निकालना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ अपनी। जो आप लोग बोल रहे थे कि सर कभी कभी गिवन भी होता है, वो तो वो क्वेश्चंस फ्रेम ऐसा कर देते हैं कि गिवन होता है, बाकी नॉर्मली सोचे तो ये अपने को निकालना है। पता क्या होता है, एक जो हमने सोचा था और एक जो हुआ, अब कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड बनाओ। यही तो नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए एक बिजनेस की। आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग को बनाना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड क्या है सर? स्टैंडर्ड मतलब होता है रिवाइज बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर ये भी तो बजट है सर, ये भी आप बजट बोल रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फिर दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि ये जो बजट है ये फॉर बजटेड आउटपुट है, आउटपुट के लिए, ये तो बजटेड आउटपुट के लिए, जो मैंने आउटपुट सोचा था उसके लिए है। पर ये जो रिवाइज बजट है, ये जो हो गया है उसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली ऐसे कभी कभी बेंचमार्क भी बोलते हैं। तो बताओ बेंचमार्क में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है? तो स्टैंडर्ड तो एक्चुअल के लिए हुआ
और बेंचमार्क अपन सोचते हैं कि अपन इतना अचीव करेंगे। मतलब आप बोल रहे हो बजट को बेंचमार्क बोलते हैं? तब बजट तो अपन ने ये सोचा कि इतनी कॉस्ट लगेगी, ये सब हुआ, और हाँ बेंचमार्क में ये होता है कि इतना प्रोड्यूस अपन कर लेंगे। हाँ, तो मैंने बजट में सोचा था कि अगर मैं 500 रुपए लगाऊंगा तो मैं 10 यूनिट बना लूंगा। हाँ, तो अगर ये कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर उतने में ये प्रोड्यूस होना चाहिए ना। सपोज अगर अपन 1200 किलोग्राम लगा रहे हैं तो हाँ 120 बननी चाहिए थी फिर। वो बेंचमार्क हुआ मेरा। नहीं, सर बेंचमार्क होता है कि सर चाहे कोई भी करे, मतलब अगर आपने इतना यूज किया है कुछ तो इतना मिनिमम आउटपुट तो आपका आना ही चाहिए। ठीक है, वो भी वही वाली बात हुई जो प्रशांत बोल रहा है। मैं समझा देता हूँ। बेंचमार्क वैसे नॉर्मली क्या होता सर है। ये मतलब एक कोई मेजर पॉइंट होता है कि मतलब इससे मतलब बेंचमार्क अपन सेट करते हैं कि इससे अपन एक्चुअल और स्टैंडर्ड को मेजर कर पाएंगे। मतलब सर एक तरीके से तो measure- कंपैरिजन स्टैंडर्ड और एक्चुअल में तो ही जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, सुन लो। नॉर्मली अगर हम बेंचमार्क समझते हैं तो बेंचमार्क का मतलब होता है कि हम खुद से कंपेयर नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। आपने सुना होगा कंपैरिजन खाली विद इन द कंपनी नहीं होता है। कंपैरिजन कभी कंपनी और कंपनी के बीच में भी हो जाता है कि वो कंपनी ऐसा कर रही है तो मेरा ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं ना नॉर्मली, उसको बोलते हैं बेंचमार्क। जब हम किसी दूसरे के डेटा को अपना बेस बना के कंपैरिजन शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग करना। पर जब हम अपने खुद के ही डेटा को बदल के कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं ये नहीं देखूंगा कि दूसरे लोग कितना में बना रहे हैं, दूसरे लोग कितना मटेरियल लगा रहे हैं, सर ये भी तो देखो, नहीं देखना है। वो बेंचमार्किंग का काम होता है। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं तो हम बोलते हैं जो भी करेक्शंस करना है, जो भी चेंजेस करना है, अपने ही डेटा में कर लो और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लो। दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ही बोल रहा था, तो जो आप लोग बोल रहे थे ना कि सर 1200 किलो लगा रहे हैं तो उसमें 120 बनना चाहिए, वो तो मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही आ जाएगा। आपको ध्यान हो, आपने ऐसे कुछ पढ़ा है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस? हाँ सर। Yes, sir. वो जो 120 बनना चाहिए वो तो उस यील्ड वेरिएंस में ही कवर हो जाएगा। तो वो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही पार्ट है ना, उसमें बेंचमार्किंग कुछ नहीं है। तो मैं ही बोल रहा था 100 यूनिट बनाने के लिए हमको एक रिवाइज बजट बनाना ही हमको समझ में आ गया। तो मेरा ओरिजिनल बजट बोल रहा है 100 किलो लगाते हैं तो 10 बनता है, तो 100 बनाने तो कितना लगना चाहिए? 1000 1000 है ना। 100 लगता है सर 10 बनाने के लिए, तो 100 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? 1000 केजी। और आपने केजी तो बता दिया, प्राइस बताओ कितनी लगनी चाहिए? Sir, 5,000. 500. फाइव प्राइस पूछ रहा हूँ, प्राइस। 5 सर। 5 सर पर मैं केजी। फाइव तो पर यूनिट तो 5 पर 5 ही केजी। रहेगी। 5. तो एक बात बताओ, आप बोल रहे थे 100 किलो लगाएंगे 5 रुपए का आएगा, अगर 1000 किलो लगाओगे तो फिर वो सस्ता नहीं आएगा? नो सर। क्यों? मैं 100 किलो लगा रहा हूँ तो 5 रुपए का आ रहा है, मतलब मैं 100 किलो खरीद के 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगा रहा हूँ। अब मैं 1000 किलो लगाऊंगा तो मैंने बल्क में खरीदा होगा, डिस्काउंट नहीं मिल जाएगा? पर यूनिट प्राइस तो सेम ही रहेगी। सर हाँ पर यूनिट तो डिस्काउंट से सेम पर यूनिट प्राइस ही तो कम होती है। सर रिवाइज है ना, पर बजट को रिवाइज कर रहे हैं ना, आप केवल बजट को ही तो थोड़ी ना रिवाइज परचेस कर कर रहे हो रहे हैं। सर। सर हम यहाँ पर सिर्फ अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सिचुएशन अपने बजट को रिवाइज करो कि आपने जो सोच रखा है गलत है, रिवीजन करो, यही तो बोलना चाह रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 1000 किलो खरीद रहा हूँ तो क्या वो सस्ता नहीं मिलेगा? तो सर वो सारे सर वेरिएंट्स लेकिन कैलकुलेट कर सर देंगे वो तो एक्चुअली एक्चुअली में बन होगा ना। जाएगा। नहीं मिलेगा सर। सर लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी को ही तो रिवाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्राइस भी कर सकते हैं, किया नहीं है वो बात अलग है, पर कर सकते हैं। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्या है? जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सिचुएशन को बदल रहा हूँ। मैंने जो सोचा, मैं अपनी सोच को बदल रहा हूँ। तो मैंने तो सोचा था 5 रुपए का आएगा अगर हम लोग 100 किलो खरीदेंगे, पर मैं अगर 1200 किलो खरीदूंगा या 1000 किलो खरीदूंगा तब वो 5 रुपए का ही थोड़ी ना आता रहेगा।
बल्क डिस्काउंट मिल सकता है, नेगोशिएशंस हो सकते हैं हमारे बीच में। तो अगर आपको क्वेश्चन बोल दे ये सारी बात कि हाँ हमने जो सोचा था वो कम प्राइस कम क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस सोचा था, अब हमारी सिचुएशन बदल गई, अब हम ज्यादा खरीद रहे हैं, डिस्काउंट मिल सकता है, तो आपको प्राइस चेंज करना है। पर अगर वो नहीं बोलते हैं ये सब बात तो आप लोग सेम मान लेते थे, समझ रहे हो ना? तो अगर वो बोले तो करना है, नहीं बोले तो नहीं करना है बस। तो फिर आप लोग सही बोल रहे हो सब लोग कि हाँ सर हमने तो यही किया था, 5 का 5 ऐसे ही कॉपी कर लेते थे क्योंकि सर उसी को तो रिवाइज कर रहे हैं, तो मतलब मान रहे हैं कि देयर इज नो बल्क डिस्काउंट, देयर इज नो नेगोशिएशन, और उस वजह से 5 रुपए एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5000। सबको क्लियर है क्या? अरे ये बात समझ में आ रही है? चेंज करना है ना, सेम नहीं रखते हैं। ये अगर वो बोल दे कुछ कि हाँ बल्क डिस्काउंट मिलेगा और 50 पैसा सस्ता पड़ेगा, तो अपन यहाँ पर 4.5 रुपए लिखेंगे। पर नहीं बोलते हैं कुछ तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ कोई डिस्काउंट नहीं होगा, और कोई डिस्काउंट नहीं होगा तो 5 का 5 में ही आएगा। तो मतलब 5000 रुपए लगे या लगने चाहिए? सर लगने चाहिए थे। लगने चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड बना लिया हमने अपने इंटरनल डेटा को ही रिवाइज करके बोल दिया, एक टारगेट दे दिया कि हाँ 100 यूनिट 5000 रुपए में तो बनने चाहिए। एक तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं किसी दूसरी कंपनी का डेटा ले आता और मैं बोलता वो दूसरी कंपनी 100 यूनिट कितने में बना रही है, ठीक है वो लिख लो यहाँ पर। तो मैं बोलता फिर वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, फिर वो बेंचमार्किंग कहलाता है। समझ रहे हो ना? तो आप मुझे बताओ ये 100 यूनिट कितने में बनने चाहिए? 5000। ठीक है, हमने 100 यूनिट कितने में बनाए? 7200। तो क्या मैं बोलूं हमने 2200 रुपीज ज्यादा लगा दिए? यस सर। यस सर। तो इसी को बोलते थे आप लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो आपका 2200 रुपीज आ रहा है। क्या लग रहा है? मैंने सोचा था 5000 लगेगा, मेरा तो 7200 लग गया। तो ये एडवर्स आ रहा है सर। एडवर्स है, मेरी कॉस्ट ज्यादा लग गई है। तो अब मैं पूछूं कि बताओ ये कॉस्ट ज्यादा क्यों लगी, इसका इन डेप्थ एनालिसिस करके बताओ। तो मेरी कॉस्ट ज्यादा क्यों लगी बताओ, चेक करो आपके सामने पूरा डेटा। हम ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं। क्या लगता है? चेंज कर ली अपन ने सर एक तो प्राइस की वजह से और एक आउटपुट बोलना चाह रहे हो, इनपुट बोलना चाह रहे हो? सर इनपुट। सर इनपुट इनपुट की क्वांटिटी। सर आउटपुट तो सेम ही है। हाँ, आउटपुट तो सर सेम ही कर दिया, तो उसमें तो फर्क आएगा ही नहीं अब। तो फर्क तो इनपुट में ही दिखेगा ना। हाँ, इनपुट की क्वांटिटी अलग हो गई सर, प्राइस अलग हो गया। यस सर। तो इसी को आप लोग बोलते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड क्या बोलते थे? मटेरियल क्वांटिटी क्वांटिटी बोलते थे क्या? वैसे इसको मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी होता है ना? नहीं मिक्स नहीं, वो तो बाद में है। वो तो दूसरा होता है। यूसेज बोलते हैं, यूसेज भी कहा था इसको, यूसेज वेरिएंस बोलते हैं। तो अब फाइनल में तो यूसेज ही बोलते हैं, बाकी इंटर में क्या बोला छोड़ो। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलते हैं। हमने ये मटेरियल यूज ही तो किया है, तो हमारे यूसेज में फर्क है, हमारे कंजम्पशन में फर्क है, इसलिए उसको यूसेज वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, जो आप मिक्स और रिवाइज क्वांटिटी की बात करो वो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, पहले इतना तो समझ में आ जाए। तो आप मुझे बताओ, मैं कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं लगवाना चाहता, जनरल थिंकिंग के बेसिस पे बोलना। हम बोल रहे हैं हमारे प्राइस में फर्क है, कितने का सोचा था, कितने का आना चाहिए? 5000 आया कितने का? 6 रुपए का। ठीक है ना, तो आया था 5, मतलब सोचा था 5, आया कितने का? 6 रुपए का। तो क्या मैं बोलूं 1 रुपया महंगा है? यस सर। हाँ सर। है ना। और अगर 1 रुपया महंगा है तो ये तो पर केजी हुआ ना। तो मुझे बताओ मैं इसको कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं? 1200। 1200। क्योंकि हमने 1 रुपया महंगा खरीदा है, पर खरीदा तो सर 1200 है ना। तो इसका मतलब 1 into 1200
दैट इज हम बोल सकते हैं कि इस 2200 रुपए में से 1200 रुपए तो महंगा आने की वजह से ही हो गया सर, ठीक है ना। 1200 रुपए प्राइस वेरिएंस है, हमारे 2200 रुपए का जो नुकसान हुआ है उसमें 1200 रुपए तो मटेरियल महंगा है सर, इसलिए नुकसान हो गया। तो अब मैं बोलूं बाकी का नुकसान किसकी वजह से है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे क्वांटिटी की वजह से सर। तो हमको पता है आंसर 1000 आएगा, बट मैं फिर भी डायरेक्ट नहीं करना चाहता, मैं फिर समझाना चाहता हूँ। तो मुझे बता हमने कितनी क्वांटिटी सोची थी, 1000 1000 कितना लगा दिया हमने, 1200 तो क्या हम बोले 200 किलो ज्यादा लगा दिए, यस सर। सर तो क्या है ये 200 किलो आया है, अमाउंट नहीं आया, 200 किलो आया है सर ये। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 200 किलो को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किससे, प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट में वेरिएंस चाहिए, तो इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ 5 या 6? सर 5। क्यों 5, क्यों 6 क्यों नहीं? हमने तो इतने में क्योंकि सर ये तो यूसेज है ना, हमने तो यूज ही 1000 और 1200 के बीच में किया है, तो उसी के वो लेंगे प्राइस। तो वो ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ उसको प्राइस 6 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें? चलो मैं बता देता हूँ। नहीं सर, क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब बाद में जब अपन ने एक्चुअल लगाया तो वो 6 रुपए का हो गया। हाँ तो मैंने अगर 200 किलो ज्यादा लगाए तो 6 रुपए का हुआ ना, फिर वो मल्टीप्लाई तो 6 से होना चाहिए ना। तो अब रीजन सुन लो, जब हम यूसेज वेरिएंस निकालते हैं ना, तो हम ये मानते हुए निकालते हैं कि प्राइस में कोई वेरिएंस नहीं है अब, क्योंकि प्राइस का जो वेरिएशन है वो हमने प्राइस वेरिएंस में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आप यूसेज में भी प्राइस का वेरिएशन काउंट करेंगे तो इट मेक्स डबल काउंटिंग, उससे डबल काउंटिंग होती है अपनी, कि आपने प्राइस वेरिएंस में भी प्राइस की बात कर ली, फिर आपने यूसेज में भी प्राइस की बात ले ली कि हाँ महंगा आया था, तो डबल काउंटिंग हो रही है दोनों में। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जब हम यूसेज वेरिएंस निकालते हैं तो हम ये मानते हुए निकालते हैं कि हमारे प्राइस में कोई फर्क नहीं है। तो अगर प्राइस में कोई फर्क नहीं है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? सर 5 से। 5 से। ये प्राइस तो बढ़ी ही नहीं थी, ये मानते हुए निकाला जाता है, तो 1000 एडवर्स आएगा। प्लस अगर मैं प्राइस वेरिएशन हटा दूं, मैं एक्चुअल में भी इंफॉर्मेशन में से गायब कर दूं, ठीक है ना, अगर मान लो 5 रुपए हुआ तो ये 6000 रुपए होता है ना, तो मुझे बताओ मेरे कॉस्ट में कितना फर्क है? 1000 का। अच्छा बताओ प्राइस में कितना फर्क है? सेम सर नहीं है कुछ भी फर्क। नहीं फर्क। तो मतलब मेरे यूसेज वेरिएंस का आंसर नहीं बदलना चाहिए। प्राइस हो या ना हो, प्राइस वेरिएंस हो या ना हो, इससे यूसेज वेरिएंस पे फर्क नहीं आना चाहिए। तो मतलब अगर प्राइस अलग आ रही है तो भी मेरा यूसेज वेरिएंस यही आएगा, प्राइस अगर कम हो जाए तो भी मेरा यूसेज वेरिएंस यही आएगा, प्राइस अगर सेम रह जाए तो भी मेरा यूसेज वेरिएंस यही आना चाहिए, क्योंकि यूसेज वेरिएंस शुड नॉट कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ प्राइस वेरिएंस, क्योंकि वो तो प्राइस वेरिएंस में ऑलरेडी ले चुके हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझा सकता हूँ, सुनना ध्यान से। सर आप कह रहे थे ना कि स्टैंडर्ड में अगर जैसे 4.5 रुपए दे रखी होती है अपन को, तो मैं यहाँ तो फिर 4.5 से कंपेयर करता हूँ, सारा कंपैरिजन 4.5 रुपए के अकॉर्डिंग 4500 और 6000 का होता है। ठीक है, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं डायग्राम से और इस बात को समझा सकता हूँ कि डबल काउंटिंग का क्या मतलब है मेरा। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है मेरी क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या लग रहा है, आउटपुट की क्वांटिटी बोल रहे हैं या रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बोल रहे हैं? सर रॉ मटेरियल की है ना, उसको तो आउटपुट बोल ही रहे और वो तो सेम हो ही चुका है। वाई एक्सिस है मेरी प्राइस, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल है ना। तो मान लेते हैं दो प्राइस है,
एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक एक्चुअल प्राइस है ना। एसपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड प्राइस, एपी का मतलब हो गया एक्चुअल प्राइस। और ऐसी क्वांटिटी भी दो मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, दो प्राइस हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, और दो क्वांटिटी हो गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें, बताओ क्या आना चाहिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मतलब बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये वाला एरिया आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, जैसे अपने क्वेश्चन में ये 5 रुपए था, तो मतलब ये 5000 था, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी मेरे लिए। फिर एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, क्या आना चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट। तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये पूरा बड़ा बॉक्स जो है ये एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वेरिएंस किसके बीच में निकालना है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में। तो ये पूरा एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है, तो क्या मैं बोलूं ये जो बचा हुआ बैलेंस डिफरेंस जो दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वेरिएंस हो गया। यस सर। हाँ, तो ये जो पूरा पार्ट है ये मेरा वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, अब हम बोल रहे थे वेरिएंस, मटेरियल के वेरिएंस के दो रीजन होते हैं, या तो सर महंगा आया दैट इज प्राइस वेरिएंस, और या फिर हमने सर ज्यादा यूज कर लिया तो यूसेज वेरिएंस। तो जब मैं प्राइस वेरिएंस बोल रहा था, है ना, तो जरा इस एग्जांपल पे वापस आ जाओ। प्राइस वेरिएंस कैसे निकाला था हमने कि सोचा था 5 रुपए होगा, ठीक है, पर हुआ 6 रुपए का। अच्छा, मल्टीप्लाई कौन सी क्वांटिटी से की थी आपने? सर एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी। तो समझना थोड़ा सा, ये स्टैंडर्ड प्राइस है दैट इज 5 रुपए, है ना, ये एक्चुअल प्राइस है दैट इज 6 रुपए, तो मेरे प्राइस में 1 रुपए का फर्क है। अच्छा, मल्टीप्लाई आप बोल रहे हो इसको एक्चुअल क्वांटिटी से करना है सर, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहां तक है, तो इसका मतलब एज पर द डायग्राम ये एरिया कवर कर रहा है पूरा, कि यहां से लेके यहां तक पूरा प्राइस वेरिएंस में आ गया। ठीक है, अच्छा अब यूसेज वेरिएंस निकालना है। तो यूसेज वेरिएंस के लिए आप बोलोगे 1000 किलो की जगह 1200 किलो यूज किया सर, 200 किलो ज्यादा यूज कर लिया सर, तो ये हो गया मेरा वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज 1000 किलो, और ये हो गई मेरी एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 1200 किलो, 200 किलो ज्यादा लगाया। अच्छा, मल्टीप्लाई आप बोल रहे थे 6 से कर लो, मैं ही बोल रहा था एक्चुअली, आप लोग तो 5 ही सब बोल रहे थे, मैंने बोला एक बार 6 से करके देखो। तो 6 से करूंगा अगर, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यानी एक्चुअल प्राइस से, तो क्या आपको लग रहा है ये वाला एरिया डबल आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो क्या आपको लग रहा है अब डबल नहीं आ रहा, डबल काउंटिंग नहीं हो रही? हाँ सर सर। अब नहीं हो रही। समझ में आई बात? तो मतलब यूसेज वेरिएंस निकाल रहा है, तो यही मान रहा है ना कि हमारे प्राइस में कोई वेरिएंस ही नहीं है। यस ठीक है, सर। यही रीजन है कि हम उसको स्टैंडर्ड प्राइस से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो लिखो, एक काम करो, ये जो मैंने बना रखा है ना, इसको हेडिंग डालो टॉपिक 1 मटेरियल वेरिएंस, उसमें एग्जांपल, फिर ये बजट बनाओ पहले, फिर ये आपका एक्चुअल है, फिर स्टैंडर्ड बनाया, और इनको कंपेयर किया। ऐसे ही कॉपी करना जैसा दिख रहा है ना।
हो गया सर। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV शॉर्ट में लिख सकते हो, बाकी पूरा नाम लिख लो चाहो तो। वो आ जाएगा 7200 माइनस 5000, तो 2200 एडवर्स। 5000 की जगह हमने 7200 लगाए हैं, तो 2200 रुपए का नुकसान करवाया हमने। सर 5000 माइनस 7200 लिखते हैं ना? वो आप फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहे हैं, और मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं अभी बस खाली लॉजिकली समझा रहा हूँ। 5 की जगह 7200 लगाए तो 2200 ज्यादा लगाए, तो उसको फेवरेबल बोलोगे एडवर्स, ठीक है। चलो फिर हम बोल रहे हैं इसके पीछे 2 रीजन है। तो एक तो मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, और दूसरा हमने ज्यादा यूज कर लिया। तो बताओ प्राइस कितने से बढ़ी? 1 रुपी। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ डिफरेंस कितना है। 1 रुपए मैंने महंगा खरीदा है, मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी से करूँ? 1200। तो बताओ 1 रुपए महंगा खरीदा है, ये मेरे लिए फेवरेबल या एडवर्स? सर एडवर्स। एडवर्स ही होगा, फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी है इसके लिए, एडवर्स तो हम ऐसे भी समझते हैं। और ऐसे ही यूसेज वेरिएंस, तो क्वांटिटी हमने 200 किलो ज्यादा यूज करी है, और 200 किलो अगर हमने ज्यादा यूज करी है, ठीक है, तो प्राइस क्या ले, 5 या 6? तो मैंने बोला यूसेज वेरिएंस निकाल रहा है, तो ये मानते हुए कि देयर इज नो प्राइस वेरिएंस, तो अब बताओ कितना लेना चाहिए? 5। 5। तो ये आ जाएगा 1000 एडवर्स। आपने 200 किलो ज्यादा यूज किया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो ये आपके बिजनेस के लिए खराब है एडवर्स। तो एक्चुअली ये जो सारा फेवरेबल एडवर्स हम जो भी लिखते हैं ना, वो हम लोग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मैंने बोला नहीं, सारा वेरिएंस क्या काम आएगा? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में। तो बताओ मटेरियल कॉस्ट मैंने ज्यादा लगा दी, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। ये एडवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये मटेरियल कॉस्ट ज्यादा क्यों लग गई? महंगा खरीद लिया, तो मतलब एडवर्स बोल रहे हैं। क्वांटिटी ज्यादा लगा दी, तो ये मेरी कॉस्ट प्रॉफिट को कम करेगा, एडवर्स बोल रहे हैं उसको। तो दिस एडवर्स फेवरेबल इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, कि इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, पर क्या है कि आदत तो वही है ना कि सर फॉर्मूला ही अच्छा था, फॉर्मूला लगाते थे आंसर आ जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही कहलाता है। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं और अपना आंसर आ जाता है। पर क्या है कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इतना क्यों समझाया, क्योंकि फाइनल लेवल में एक टॉपिक आएगा आगे जाके जिसमें फॉर्मूले नहीं लग पाएंगे, वो आपको इतना डेटा ही नहीं देंगे कि आप फॉर्मूला लगा पाओ, पर वेरिएंस सारे पूछेगा आपसे। तो अगर आप कंसेप्चुअली समझ के चलेंगे ना टॉपिक्स को कि हाँ ये वेरिएंस ये बोलता है, ये वेरिएंस ये बोलता है, इसमें ऐसे निकालते हैं, तो आपसे वो टॉपिक इजीली हो जाएगा। पर अगर आप खाली फॉर्मूले पे स्टक रह जाएंगे तो फिर आप वो टॉपिक नहीं हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए मैंने फॉर्मूले लिखने से पहले आपको समझाया कि कर क्या रहे हो, ठीक है। फिर ठीक है, आपको लगता है कि हाँ फॉर्मूला यूज करने से इजी हो जाता है, वो तो मैं भी बात मानता हूँ कि फॉर्मूला यूज करते हैं तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फटाफट आंसर आ जाता है। एग्जाम में तो यही इंपॉर्टेंट है कि आंसर आ जाए, पर एग्जाम में ऐसा भी तो टॉपिक आएगा जिसमें फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, फिर वहां क्या करोगे? तो दोनों ही चीज सीखनी है आपने। प्लस फॉर्मूले इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिसिंग फिगर के क्वेश्चन भी आते हैं। कराए क्या इंटर में मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस? नहीं नो सर। सर। नो नहीं सर। ना, वो यहाँ आते हैं मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस। मतलब वो आपको वेरिएंस निकाल के दे देंगे और बोलेंगे बताओ प्राइस कितनी है हमारी, बताओ हमारी एक्चुअल प्राइस क्या है, बताओ हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, बताओ हमारी क्वांटिटी क्या है। एक तो किया हुआ है आपने, ठीक है ना, एक दो किए हुए आप भूल गए। सर एमसीक्यूज में थे सर ऐसे क्वेश्चन, एफएम में थे ओवरहेड्स वाले। हाँ, तो बेसिकली वो हमारे थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां भी फॉर्मूला तो काम आता ही है। इसलिए वी हैव टू लर्न बोथ द मेथड्स, विदाउट फॉर्मूला भी मुझे आना चाहिए और विद फॉर्मूला भी मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना आपके सामने, वो आपको बनाना है।
रफ रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है कि इसको ड्राइंग की क्लास ही बना दिया पता चला, ठीक है ना। बस रफली नॉर्मली रनिंग पेन से ही बनाना है। तो एक्स एक्सिस तो है मेरी क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं इनपुट, और वाई एक्सिस है मेरी प्राइस। एक्स एक्सिस है इनपुट और वाई एक्सिस है प्राइस। तो इनपुट में आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, SQ AQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, और SP AP दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। तो मैंने आपको बोला ये वाला जो छोटा बॉक्स है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बड़ा बॉक्स है ये एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों के अंदर हमारा वेरिएंस छुपा हुआ है जिसके हम दो पार्ट कर देते हैं। तो एक तो ये डायगोनल लाइन वाला पार्ट है ना, ये अलग हो जाएगा, और एक ये चेक बॉक्स वाला पार्ट ये अलग हो जाएगा। तो अलग करने का मतलब क्या है, ये जो डायगोनल वाला पार्ट है ये बेसिकली आपका प्राइस वेरिएंस है, और ये जो चेक बॉक्स वाला पार्ट है ये आपका यूसेज वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमारे फॉर्मूले हमें याद रहते हैं कि हाँ भाई फॉर्मूला क्या था। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आप बोल ही रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मैंने भी बोला स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस, ठीक है, वो हम ये बोल रहे हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और फिर इस कॉस्ट वेरिएंस के हम दो पार्ट कर देते हैं। तो पहला पार्ट हुआ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा पार्ट हुआ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो एक डायग्राम समझा रहा है कि ये वाला ब्लॉक होता है खाली। तो दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस करना, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस निकालना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा यहाँ तक जाना है। तो मतलब कौन सी क्वांटिटी लेनी है, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी। पर जब यूसेज वेरिएंस निकालना है, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, पर जब उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। डायग्राम क्लियरली बोल रहे हैं कि प्राइस तो स्टैंडर्ड ही लेना है। क्यों बनाया मैंने ये डायग्राम, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बता सकते हो आप लोग कितने फॉर्मूले पढ़ते थे? सर 5। बस 5 ही हाँ। पढ़ते थे? नहीं सर, हर किसी के 5 ही तो पढ़ते थे, मतलब अप्रोक्स। हर किसी के 5 पढ़ते थे? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो। सर 28-30 फॉर्मूले थे टोटल। तो हाँ, उतने ही अभी हमको पढ़ने हैं। अप्रोक्सीमेटली 28 फॉर्मूलेज है ये। तो क्या 28 फॉर्मूले याद नहीं रह सकते एग्जाम में? तो अगर मैं आपको फॉर्मूले अभी बता भी दूंगा, आप कर भी लोगे, मैं तो बोल रहा हूँ मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो भी गायब हो जाएगा फॉर्मूला, याद ही नहीं रहेगा क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे। तो डायग्राम को अगर याद रखोगे ना तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद रहेगा। डू नॉट लर्न कि मैंने क्या लिखवाया है, लर्न दिस डायग्राम। इसको सेट कर लो अपने दिमाग में कि हाँ कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाला पार्ट प्राइस होता था, ये वाला पार्ट यूसेज होता था, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और ये वाला पार्ट यूसेज होता था। ये सब दिमाग में चलेगा ये डायग्राम। तो फिर ध्यान आएगा हाँ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से।
तो फॉर्मूला कभी लर्न ही नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आपको रात को भी कोई 12 बजे उठा के बोलेगा बता फॉर्मूला क्या है, तो वो डायग्राम से हमेशा याद रहेगा, बता पाओगे आप इमीडिएटली। तो फॉर्मूले डायग्राम के अकॉर्डिंग लर्न करो, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, मुझे बता सकते हो ये क्वांटिटी परचेज्ड होता है या कंज्यूम? सर कंज्यूम। कंज्यूम। एक्चुअली दोनों होते हैं। ये क्वांटिटी परचेज्ड भी हो सकता है और ये कंज्यूम्ड भी हो सकता है। In the absence of any information, consumed मानते हैं। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि consumed होता है सर, वो इसलिए क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं होता था क्वेश्चंस में आपके, तो इसलिए आप लोग consumed ले लेते थे। पर अब फाइनल में वो कई बार बोलेगा नहीं परचेज्ड से निकालो प्राइस वेरिएंस, तो वहां पर फिर आपको एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड लेना है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था कॉस्ट में वही आता है जो यूज होता है, जो कंज्यूम होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जब मैं एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहा हूँ तो वो तो हमेशा कंज्यूम से ही निकलेगा, कॉस्ट तो कंज्यूम से ही निकलती है। बस खाली प्राइस वेरिएंस जो है वो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पर कॉस्ट तो हमेशा कंज्यूम्ड से ही आएगी, ठीक है ना। वहां लिख देना सी और यहाँ लिख देना परचेज और कंज्यूम दोनों ही हो सकता है। तो क्वेश्चन कभी कभी बोलता है अपने फाइनल में कि आप परचेज्ड के बेसिस पे निकालो, ठीक है। लॉजिक मैं ही बता दूंगा कि क्यों बोलता है ऐसा। चलो, यूसेज वेरिएंस, मुझे बता यहाँ जब क्वांटिटी बोले तो कंज्यूम्ड या परचेज्ड? कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड ही आएगा ये तो, क्योंकि ये तो नाम ही ये यूसेज है। हाँ, यूसेज का फर्क निकाल रहे हैं, हमने ज्यादा यूज किया या हमने कम यूज किया, तो यहाँ परचेज थोड़ी देखूंगा, यहाँ तो हमेशा कंज्यूम्ड ही आएगा। तो मतलब सिर्फ एक प्राइस वेरिएंस है जहां पर परचेज आ सकता है, बाकी सब जगह तो कंज्यूम्ड ही है। चलो फिर मुझे बताओ, ये यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट पढ़ते थे क्या आप लोग? यस सर। हाँ सर। आज समझा तो नहीं रहा हूँ पर लिखवा दे रहा हूँ। यूसेज वेरिएंस के नीचे आप दो एरो बना लेना। एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा होता है मटेरियल सब यूसेज या फिर इसको बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। मटेरियल सब यूसेज या फिर बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज या फिर यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है या सब यूसेज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि मैंने लिखवा तो दिया ये भी, पर ये मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इसको कैसे याद रखते थे, कुछ आइडिया? सर चेंज इन रेशियो। हाँ, तो जो रेशियो होता है ना क्वांटिटी यूज करने का, उसके फॉर्मूले से चेंज इन रेशियो, मतलब जो टोटल रेशियो का फर्क है, आप ऐसा बोल रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है, बाकी मैं इजी तरीका बता देता हूँ याद कैसे रखना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले डायग्राम में नहीं है तो ये कैसे याद रहेगा, ये मेरे यूसेज वेरिएंस था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है ना। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हटा देना इसकी जगह और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी डाल देना है, बाकी सब कुछ सेम। क्या हुआ फॉर्मूला? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, वो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरी बार आपको एक्चुअल क्वांटिटी की जगह लिख देना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहने देना, बस वहां एक्चुअल की जगह रिवाइज लिख देना।
तो फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, ये इजी तरीका है लर्न करने का। बाकी लॉजिक बिल्कुल आप सही बोल रहे थे, रेशियो का डिफरेंस होता है, वही सब कल समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एक बार लास्ट में और लिख लो वेर नीचे लिख लो चार्ट के नीचे, वेर RSQ, ये जो RSQ है, वेर RSQ इज इक्वल टू का साइन बनाना है, इज इक्वल टू AQC, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, AQC in standard ratio, तो कुछ लगा क्या, कुछ नया बताया है या वैसा वही चल रहा था? सर ग्राफ तो नया ही था हमारे लिए। ग्राफ तो नया ही था, ठीक है, मतलब मैं चाहता ही हूँ कि कुछ Conceptually नया नहीं। सीखो। सेम ही चीज करेंगे तो मतलब ही नहीं है चैप्टर पढ़ने का ही, है ना। कुछ तो नया आना ही चाहिए हर क्लास में कि हाँ सर ये भी हमने एक नई चीज सीखी, क्योंकि फाइनल में यही तो बात है कि इंटर लेवल थोड़ी ना चलना है अपने को, थोड़ा सा अपग्रेडेड चीज पढ़नी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कल से। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं है, ठीक है, तो मैं PDF सेंड कर दूंगा, या आप लोग खुद डाउनलोड कर पाए तो कर लेना, क्योंकि 1-2 दिन में ही फिर क्वेश्चंस कराऊंगा स्टडी मटेरियल के, तो वो आपके पास होना चाहिए ना। ओके सर। ओके सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।